तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लेके आए हैं आपके लिए गॉस लॉ। लेकिन गॉस लॉ के पहले हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे टर्म जो हमें गॉस लॉ को बनाएंगे हेल्पफुल। तो कहाँ से कहानी चालू होगी? कहानी चालू होगी हमारी एरिया वेक्टर से। एरिया वेक्टर क्या होता है उसको समझेंगे। एरिया वेक्टर से धीरे धीरे फ्लक्स और फ्लक्स से धीरे धीरे हम लोग एट लास्ट कम हो जाएंगे गॉस लॉ में। तो सबसे पहले हम लोग कहानी चालू करेंगे एरिया वेक्टर। सर एरिया वेक्टर क्या है? देखिए एरिया वेक्टर जो है, एरिया जो है इससे एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एरिया वेक्टर हम उसको डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे एरिया वेक्टर, चलिए समझते हैं। तो कहानी हमारी आज से चालू कहाँ होगी? देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पहले पढ़ना होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी अगर हम छोड़ दें तो सबसे पहले हम कर सकते हैं कि हम लोग एरिया वेक्टर से कहानी को लेके चलेंगे फ्लक्स की तरफ। और फिर लोग गॉस लॉ तक पहुंचेंगे। तो ये कुछ आज का रूट मैप होने वाला है। वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना है आपको। आप धीरे धीरे समझेंगे और सारी बात आपको समझ में आएगी कि एरिया वेक्टर क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसको भी समझ लेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे हम लोग समझे तो बढ़िया, एक गोला खींचा, एक लगा दिया पाई। क्या किया हम लोगों ने? एक गोला खींचा और एक लगाया पाई, और ये हमारा डिफिनेशन बन गया, जो सिंबल बन गया फ्लक्स का। और इसमें हम जैसे ही लगा देते हैं ई, ये हो जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नई क्वांटिटी रहेगी, पढ़ेंगे इसको भी और आगे जानेंगे गॉस लॉ। चलिए समझते हैं इसको। पहले सबसे पहले समझते हैं एरिया वेक्टर को कि एरिया वेक्टर क्या होता है। बच्चों अगर एरिया वेक्टर को समझना है तो जान लीजिए कि जो एरिया वेक्टर होता है, ऐसे तो स्केलर क्वांटिटी होती है एरिया, लेकिन उसको वेक्टर हम लोग डिफाइन करते हैं। तो जो एरिया वेक्टर होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। जिस भी सरफेस पे आप एरिया वेक्टर निकालेंगे, उस एरिया वेक्टर के उस सरफेस की जो एरिया वेक्टर होगा वो उस सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसे केस में अगर हम कहें कि डायरेक्शन ऑफ क्या होगी, तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। पहली बात तो ये जान लीजिए कि एरिया वेक्टर जो है हमेशा, जो भी आप देख रहे हैं उससे क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर होगा। कैसे निकाल लेंगे समझिएगा सर। ये क्या है सर? ये है कोऑर्डिनेट एक्सेस। बहुत पढ़ा है आप लोगों ने मैथ में, थोड़ा फिजिक्स में भी पढ़ा ना। ये क्या है? एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। जरा इसमें हम स्क्वायर ले लेते हैं और इसको भी हम बोल देते हैं ओ ए बी सी, कुछ भी लिख सकते हैं। स्क्वायर की सभी साइड आपस में क्या होंगी बच्चों? सेम होंगी। ओके, तो सब ए हो गए यहां से, ये भी ए हो गया, इस तरीके। तो अगर हम इसका एरिया निकाले सर, बहुत आसान है। एरिया निकालना क्या हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है ना। ए इंटू ए यानी साइड इंटू साइड, एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ये तो है एरिया, ना कि एरिया वेक्टर। तो जब हम लोग एरिया लिखते हैं एरिया वेक्टर, तो ऐसे केस में क्या होता है? ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। तो बेटू कैसे निकालेंगे इसको, कैसे समझेंगे? तो ए बी वेक्टर हमारा क्या हो गया? ए हो गया। चलिए, और जो बी सी वेक्टर उसमें जो एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? ए साइन 90 डिग्री, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। और वेक्टर है तो देखेंगे ऐसे निकालेंगे तो डायरेक्शन कहाँ आ रही है? बाहर की तरफ। तो इस केस में तो डायरेक्शन होगी जेड की आउटवर्ड हो जाएगी, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? के कैप। और बच्चों कई बार अगर आप BC इंटू AC भी करते हैं तो आपको डायरेक्शन मिलेगी ए स्क्वायर माइनस के कैप। दोनों सही हैं इस केस में, ये भी याद रखिए।
यानी कि जो सरफेस, अगर आप ऐसे सरफेस देख रहे हैं तो इस सरफेस के ऐसे भी आउटवर्ड भी हो सकता है, और इसी सरफेस के जो एरिया वेक्टर है वो क्या हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है। मतलब अगर ये हाथ में आपको बताऊं तो इसके ऐसे भी और इसके इस तरफ से भी, मतलब ऐसे भी हो सकता है कुछ इस तरीके से, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, मतलब दोनों तरफ होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको फील आ जाए कि जिससे कि कैसा है एरिया वेक्टर, कैसा होता है, किस तरीके से नहीं होता है एरिया वेक्टर, उसके लिए हमने आपको बताया। चलिए, अगर कुछ और समझना चाहते तो और भी थोड़ा समझ लीजिए। जैसे ये मान लीजिए, ये हमारा एक प्लेन है, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये क्या है, जेड एक्सिस है। और जो हमारा एक प्लेन है जिसको हम यहाँ पे लेके आएंगे, वो मान लेते हैं हमारा प्लेन कुछ यूं है, ऐसा प्लेन है। तो ये प्लेन देखिए किस एक्सिस पे बच्चों रखा हुआ है, ये प्लेन है हमारा एक्स और जेड एक्सिस पे। तो जो इसका एरिया वेक्टर बच्चों होगा, अब मान लीजिए अगर ये रेक्टेंगुलर शीट है तो एक मान लो लेंथ हो गई, ये क्या होगा, इसकी ब्रीथ हो गई, तो इसका एरिया क्या होगा, इसके बच्चों एरिया होगा एलबी। लेकिन ये एलबी का जो एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर की तरफ हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है, ऐसे भी। और अगर हम देखें तो उसी पॉइंट पे नीचे की तरफ भी एरिया वेक्टर हमारा हो सकता है। तो ऐसे देखेंगे यहाँ पे जेड और एक्स है तो एरिया वेक्टर कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। अब एक्स के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, आई कैप बोलते हैं, वाई के लिए क्या बोलते हैं, जे कैप बोलते हैं, जेड के लिए क्या बोलते हैं, के कैप। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर, मतलब जो डायरेक्शन है जे कैप भी हो सकता है और आर एल बी माइनस जे कैप भी हो सकता है, मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में यहाँ पे हो सकता है। और भी अगर इसको समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा फील आ जाए तुमको कि एरिया वेक्टर कैसे समझते हैं, तो जेड हो गया, ये फिर से एक्स हो गया, ये फिर से वाई हो गया। और मान लीजिए कोई सर्किल है ऐसे, तो सर्किल के केस में इस तरह से कुछ है, इसकी कुछ रेडियस है मान लेते हैं यार। तो ऐसे केस में बच्चों क्या हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर, ऐसे केस में जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर फिर से वही इसके अपवर्ड हो सकता है या डाउनवर्ड हो सकता है। तो एरिया क्या आता है इसका, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर ऊपर की तरफ भी हो सकता है यानी कि जे कैप डायरेक्शन में भी हो सकता है, और पाई आर स्क्वायर जो है वो माइनस जे कैप डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो ये कुछ एरिया वेक्टर की कहानी हम आपको बता रहे हैं कि एरिया आपको किधर किधर आपको देखने को मिल सकता है। ये हो गया इस वाले पूरे सिस्टम का, आपको मैंने ये दिखाया यहाँ पे, ये हो गया आपका, एक ये वाला डायग्राम आपका हो गया। तो तरह तरीके से चित्र आपको मैं समझा रहा हूँ कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होती है। इतने में किसी को कोई समस्या है तो आप जरूर पूछेंगे, कमेंट करेंगे आगे। क्या बात हमको जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगती है बताने के लिए वो ये है, ये सारे जो डायग्राम आप देखे, चाहे ये वाला देखा हो, रेक्टेंगल देखा हो, चाहे ये रेक्टेंगल देखा हो बच्चों, ये क्या है हमारा रेक्टेंगल, ये क्या है, ये है स्क्वायर, ये क्या था अभी के लिए फिलहाल सर्किल। सर दिख तो नहीं रहा है, थोड़ा 3D शेप में है ना, दिखेगा कैसे, इसको उठा के सामने तुमको इसे दिखा दे तब आपको दिखेगा हाँ सर सर्किल हो गया है ना। तब इसका एरिया वेक्टर कैसा जाएगा, ऐसे, और पीछे की तरफ से अंदर की साइड। सर बोर्ड में छेद करके दिखाओ, तो बोर्ड में छेद नहीं होगा, नहीं पढ़ाएगी किसमें, है ना, समझ गए ना। तो सब तरीके से ये हमारा क्या हो गया एरिया वेक्टर। अब कहानी ये बतानी है कि अगर एरिया वेक्टर दोनों में होता है, चाहे वो 2D हो चाहे वो 3D हो। तो सर अभी हम कौन पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे थे 2D। 2D में एरिया वेक्टर दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, मतलब अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ भी पॉसिबल है, नीचे की तरफ भी पॉसिबल है, यहाँ पर भी ऊपर की तरफ पॉसिबल है और नीचे की तरफ पॉसिबल है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर में भी आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ पॉसिबल है और नीचे की तरफ भी पॉसिबल है। अब इसके बाद जो हम लोग समझेंगे वो समझेंगे 3D को लेके। 2D की सारी आपको एरिया वेक्टर कहानी समझ में आ गई होगी। तो मतलब जैसे 2D सरफेस है तो वो क्या होता है आपका ओपन सरफेस। तो ओपन सरफेस में जो एरिया वेक्टर होगा वो दोनों तरफ होता है। चलिए
अब हम समझते हैं, इस चीज को लेके आते हैं 3D में। बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, है ना। समझना एकदम। एरिया वेक्टर क्या धरती हम लोग बिगाड़ देंगे एक तरफ से, कहीं से भी एरिया वेक्टर हमको जो है परेशान न करे। इसलिए एरिया वेक्टर, क्योंकि सवालों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा एरिया वेक्टर। जब तक एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं होगा, तब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो अब हम लोग समझते हैं 2D हमारा एक बार डन हो गया, तो इसके बाद हम लोग समझते हैं 3D। 3D केवल आउटवर्ड नॉर्मल पॉसिबल, यानी ऐसे केस में बच्चों केवल हम ये कह रहे हैं कि जब हम लोग 3D डायग्राम लेंगे तो 3D वाले डायग्राम में केवल हम लोग एरिया वेक्टर केवल आउटवर्ड पॉसिबल होगा, इनवर्ड नहीं होगा। सपोज दैट ये हमारा क्या है सर, स्क्वायर है ना भाई, ये बनाने की ट्रिक है 3D में। देखो ये बन गया हमारा क्यूब, कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर सीट फॉर्म ऑफ क्यूब, है ना। अगर हम लोग स्क्वायर सीट की 6 सीट को बराबर बराबर काट के उसको बकायदा दिए गए इस डायग्राम के अनुसार बढ़िया से चिपका दें तो बन जाएगा क्यूब। कितने फेस ऐसे हैं, देखो एक ये फेस हो गया बेटा, यहाँ पे एक ये फेस हो गया चक 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 ना, और एक ये फेस हो गया, देखो कचक 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 ना, एक ये फेस हो गया कचक 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 कचक। इस तरीके से कई सारे फेस हमारे बन जाते हैं। तो कितने फेस बन गए बेटा, एक ये फेस हो गया 1, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4। सर और भी है, बिल्कुल है, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, मेन वाला 5 6 बाहर की तरफ 6 अंदर की तरफ। तो 5 6 समझ लो, है ना, कहां से दिखा दिया जाए तुमको, ऐसे ही समझो। तो देखो ये 3D है, तो 3D के केस में जो एरिया वेक्टर होगा इस वाले का इधर होगा, सेकंड वाले का ऊपर, है ना, जो ऊपर वाली सरफेस होगा उसके लिए ऐसे, ऐसे वाले सीट के लिए ऐसे, ऐसे वाले सीट के लिए एरिया वेक्टर ऐसे, ऐसे सीट लगी है तो एरिया वेक्टर ऐसे, और बाहर वाली सीट के लिए ऐसे, और अंदर वाली सीट के लिए एरिया वेक्टर ऐसे। इस तरह से एरिया वेक्टर होगा। ये 3D, ठीक है। इनवर्ड यहां पर पॉसिबल नहीं है, मतलब अंदर की तरफ नहीं पॉसिबल है 3D वाले में। अगर ये सिलेंडर हम लोग देखें, सर सिलेंडर, हाँ गैस वाला सिलेंडर थोड़ी है, ये सिलेंड्रिकल शेप है सिलेंडर। सर इसमें एरिया वेक्टर देखो, एक ये वाला है ऊपर, एक ये, और ये कर्व, तो ये लेटरल वाला एरिया हो गया, लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस, ये भी वही है लेटरल सरफेस, और ये क्या है हमारा कर्व सरफेस। कर्व सरफेस में क्या होगा बच्चों, देखिए कर्व सरफेस पूरा कर्व होता है ऐसे। तो कहीं पर भी हम ले लें, ऐसे केस में हम लोग कहीं पर भी ले लें, एरिया वेक्टर क्या होगा इसमें, इस प्लेन के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, ये ठीक है। और ये जो प्लेन है अंदर की तरफ तो पॉसिबल है नहीं है 3D में, तो इसलिए यहाँ के लिए भी एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, इसके लिए एरिया वेक्टर कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया सिलेंडर। सर और कुछ बचा है वो भी बता दो। बिल्कुल बचा है, ये सर सर्किल पढ़ चुके हैं, सर्किल नहीं बेटा, ये है स्फीयर, है ना, ये जिसका फॉर्मूला सरफेस एरिया का 4πr²। बहुत रट्टा मारे हो तुम लोग, है ना, रट्टा ही मारना है। देखो एक बार एरिया वेक्टर क्लियर हो गया तो जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो एकदम हो जाएंगे। मान लो एरिया वेक्टर जो सतह है, आप जो भी आप सरफेस ले रहे हैं, लेटरल ले रहे हैं, उसके भी हमेशा अगर आप उस पर एरिया वेक्टर खींचेंगे, मतलब ये सरफेस पे अगर आपने एरिया वेक्टर बनाया है ऐसे, तो ये कहां से होकर जाएगा, इसके सेंटर से होता हुआ नजर आता है, जाता हुआ एरिया वेक्टर हमेशा इसके सेंटर से, कहीं से भी आपने एरिया वेक्टर खींचा तो वो भी इसके क्या होगा, इसके जो भी आपका सेंटर है उससे होता हुआ जाता हुआ नजर आता है, ये एरिया वेक्टर है ऐसे।
तो कहीं से भी आप एरिया वेक्टर खींचेंगे तो ये किसका एरिया वेक्टर है, ये सरफेस। तभी स्फीयर के, ये तो स्फीयर का एरिया वेक्टर भी ऐसे होता है। ठीक है, तो आई होप बड़ा कायदे से आप लोग जो है समझ गए होंगे एरिया वेक्टर का। अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे फ्लक्स को समझने में। ओके, तो एरिया वेक्टर की जर्नी हुई समाप्त। अब चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दुनिया में। चलिए आइए, अरे एरिया वेक्टर इतना पढ़ना था, बिल्कुल थोड़ा बहुत थोड़ी है। क्या कहानी है, क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चा एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अच्छे समझ गए, क्या कहानी होती है? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू a plane surface. The number of field lines passing to perpendicular to the surface. ये अब कैसा सरफेस, ये भी याद रख लो। टू अगर मैं चाहूं तो प्लेन सरफेस लिख सकते हो कि प्लेन सरफेस। ठीक है, तब एक हम सरफेस यहां पे ले लेते हैं, ये चुक कचक 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 ये वाला है ना, ये वाला एक प्लेन सरफेस हो गया। और इस सरफेस से हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजार दी। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे निकल गई, किससे गुजर गई, कितना फ्लक्स बना, तो बेटा कितनी लाइन इसके सरफेस से गुजरी, कितनी? 2। तो फ्लक्स किसका क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, चलो थोड़ा सा अगर ये थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, ये लो, वाह भाई, थोड़ा सा पहले से चिज्जू बाबू बड़े हो गए। तो यहां पे अगर ये मान लो कि थोड़ा सा एरिया हमने बड़ा कर दिया, या फिर थोड़ा सा ये समझ लो कि भी वैसा ही एरिया है, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग कर दी। क्या कर दी? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग कर दिया। स्ट्रॉन्ग करने पर कैसे जानेंगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास होंगी? स्ट्रॉन्ग करने का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो गई? पास पास हो गई। सर अब कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 लाइन जो है वो इधर से जा रही है, निकल किसके? प्लेन के सरफेस से। तो इनका एरिया वेक्टर, इनका फ्लक्स कितना हो गया? 6 हो गया। सर और क्या? अच्छा सोचो, अगर यह हम सीट ही खूब बड़ी बना दे, ये लो ऐसी सीट बना दे इस तरीके से, है ना, मजा आएगा। अब कितनी, अब तो बहुत सारी सीट चली जाएंगी, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो जाएंगी इसके अंदर से, कुछ इस तरीके से। सर अब तो लाटा कुछ चली जाएंगी बाहर से, बाकी सभी निकल जाएंगे इसके अंदर से। बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाटा, है ना। यहां देखो तो बातें समझ में आती है। एक कहानी क्या है? एक तो कहानी ये है कि अगर एरिया बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, तो भी फ्लक्स बढ़ रहा है। फ्लक्स क्या नोटेशन बताया था, अभी देखो ऊपर लिखा भी हुआ है। फ्लक्स क्या होता है बच्चों? फाई ई। तो फाई ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना ज्यादा बढ़ रही है, जितना ज्यादा बढ़ रही है, फ्लक्स उतना ज्यादा बढ़ रहा है। इस केस में ऐसा था। इस केस में ये बात समझ में आती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एरिया के भी जो है क्या है? प्रोपोर्शनल है। मतलब एरिया हम जो बड़ा कर दिया तो भी इसके अंदर से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। तो कहने का मतलब सर क्या बात? कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस चीज पे डिपेंड करता है?
दोनों पे डिपेंड करता है। तो थोड़ा ये चलिए इसको हटाते हैं और लेके आते हैं थोड़ा सा आगे की दुनिया, इसके बाद की इसको समझ गए होंगे। तो सर क्या हो गया फिर यहाँ पे, तो फाई ई इक्वल टू हमने सीखा ई और फाई ई इक्वल टू हमने सीखा ए, और लिख करके इसको लिख देते सर फाई इक्वल टू, सर ये क्या होता है, तो देखो फ्लक्स जो होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। तो सर क्या होगा, इसका हो जाएगा ई डॉट ए, और डॉट ए का मतलब बच्चों क्या होगा सर, ये क्या हो जाएगा फिर डॉट, बेटा डॉट 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 क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस। कुछ याद आया? क्लास 11 सर, क्लास 11 की बात मत करो, वहां हम लोग नहीं पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर बना दिए, कोई बात नहीं सर। क्लास 11 के नाम की बात करोगे हम लोग गजनी बन जाएंगे, क्लास 11 का नाम मत लीजिएगा, ठीक है भाई, नहीं लिया जाता है नाम। चलो यहां से ये चीज प्रूफ हुई पीछे वाले डायग्रामों से। ये स्केलर क्वांटिटी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो फाई ई डॉट क्या जाएगा, डॉट हटाते हैं सर क्या आता है, कॉस थीटा। सर ये कॉस थीटा, व्हाट इज थीटा? थीटा थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड ए। जो थीटा है वो ई और ए के बीच का क्या है, एंगल है। सर ये कॉस थीटा कैसे आया, अभी हमको समझ में नहीं आया। चलो आ जाओ समझो इसको चीज को। जैसे बेटा समझो ये क्या है, एक सीट है, इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा सर, हमको नहीं पता, अभी बताया है बेटा। इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, और मान लीजिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे पास हो गई, तो एंगल बिटवीन दिस थीटा और ई का हम जब कंपोनेंट लेंगे एक की तरफ, तो क्या आएगा बच्चों, ई कॉस थीटा आएगा सर। और इसके अपोजिट कंपोनेंट लेंगे तो क्या आएगा इसका, वो क्या आएगा, ई साइन थीटा। तो सर कॉस क्यों लिया, डिफिनेशन क्या है, द नंबर फील्ड लाइन पासिंग टू परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। जो लाइन इसको पास करके आ रही है, ये पास करके नहीं आ रही, ये इस प्लेन को टच करके आ रही है, ये टच करके आ रही है, पास हो करके नहीं आ रही। ये कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इसको खचा खचा ऐसे समझ रहे हो, क्रॉस करके आ रहा है। तो जो क्रॉस करके आ रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसलिए बच्चों क्या आया है यहाँ पे, कॉस आया है। तो एंगल कहां लेना है, ए और ए के बीच। और ए का कौन सा कंपोनेंट लेना है, ए का कंपोनेंट वो लेना है जो एरिया की तरफ आता हो, हमेशा याद रखें। ए का कौन सा कंपोनेंट लेना है, ए का वो कंपोनेंट लेना है, कंपोनेंट लेना है जो ए की ओर है, समझ गए? ओके, ये कह सकते हैं के अलोंग है। मैं थोड़ा हिंदी में अंग्रेजी सब मिला के तुमको कहानी बता रहा हूँ, बहुत सा है ना। एक है मिर्जा गालिब का शेर आता है कि राहें वहां तक जाएंगी, राहगीर जहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। और तुमको निशाना कहां तक साध लेना है, अपने बोर्ड एग्जाम के लिए फुल तैयारी। चलो बेटा आ जाओ, ये क्या है, ये भी एक फिर से सर्कुलर है, समझा रहे हैं तुमको। ये क्या है, इसका एरिया वेक्टर है। ये क्या है, कंपोनेंट ई है, इसके बीच में एंगल क्या है, थीटा। क्या है, थीटा 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 थीटा। इसकी तरफ लिया क्या आ गया, ये कॉस थीटा। सर इसके अपोजिट ये साइन थीटा। ये साइन थीटा लेंगे, नहीं लेंगे, क्यों, ये इसको टच कर रहा है, ये कॉस थीटा क्रॉस कर रहा है, तो नॉर्मल लेना है,
हर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा फ्लक्स कैसे लेना है। चलिए अब हम लोग फ्लक्स की कहानी को आगे बढ़ाते हुए चलते रहेंगे। देखिएगा, इसको हटा दें। चलो फ्लक्स की दुनिया कायम है, अंधेरा कायम रहे। तमराज क्लिपिस है ना। चलो ये मान के चलिए ये कोई एक सीट है ना। इसका एरिया वेक्टर कैसा बच्चों, इस तरीके से, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा सर, इधर होगा। ई भी किधर है, उधर ही है सर। तो एंगल बिटवीन ई एंड ए क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा इक्वल टू 0। सर फाई, फिर बेटा लिखो फाई इक्वल टू का थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, ई ए कॉस थीटा कॉस 0 का 0 का मान सर 1, तो फाई इक्वल टू ई ए। ठीक है, अगर मान लो ये आपकी स्क्वायर सीट हुई, फिर सर स्क्वायर नहीं लग रही, चलो मान लेते हैं कि लेंथ और ब्रीथ वाली हुई। ये ब्रीथ हो गई, ये क्या हो गई सर, ये लेंथ हो गई, ये ब्रीथ हो गई। तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रीथ, लेंथ इनटू ब्रीथ। तो फाई क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू ई एल बी। अब लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू दी जाएगी, आपका एरिया आ जाएगा, द एंगल बिटवीन ई एंड बी। और समझाया जाए थोड़ा सा, ये ऐसे रखा हुआ है एकदम ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। इसका एरिया वेक्टर कैसा है, सामने की तरफ यू, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है, यू, और एरिया वेक्टर कैसा है, ऐसे। मतलब एरिया वेक्टर जो है सामने की तरफ यू, ये सामने की तरफ है बाबा। तो ये कितना हो गया, ए 90। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये इधर, तो थीटा एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो ऐसे केस में फाई ई इक्वल टू क्या होगा, ई कॉस थीटा। सर कॉस थीटा, बिल्कुल, थीटा क्या हो गया, 90। अब बाकी दुनिया कुछ भी रहे, कॉस 90, कॉस 90 का मान 0, कॉस 91 वही क्या 0। अरे मान याद रखो ना, मान नहीं याद रखोगे तो कैसे काम चलेगा। सर हमें नहीं पता, चलो अच्छा नहीं पता तो कोई बात नहीं, सीख लो, रट्टा मारो। सर रट्टा मार मार के ही तो हाई स्कूल पास कर लिया, इंटर में नहीं होगा। इसीलिए क्या करना है, पढ़ाई करनी पड़ेगी तुमको। सवाल देखो आगे, ये क्या लिखा है, ए ये आर, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। ठीक है, चलिए ये एंगल क्या हो गया, 30। फ्लक्स निकालो सर, फ्लक्स नहीं बता, हम लोग सर भूल गए। चलो आ जाओ, ई ए कॉस थीटा। सर कैसे निकालेगी फिर, सर नहीं पता तो क्या, देखो ई ए सर में रख देंगे कॉस 30, खट्टे पे काम खत्म। कॉस 30 मान ये रखेंगे सर, सॉल्व हो जाएगा। गलत हो गया, ऐसे नहीं करना था। ध्यान से सुनो, एंगल बिटवीन ई एंड ए, ये बोले थे ना कि एंगल बिटवीन ई एंड ए 30 है, नहीं, जो एंगल बिटवीन है वो सरफेस के साथ है, आपको एंगल लेना है इसके साथ। तो बेटा ये सरफेस का कितना होगा, 90, ये इधर 30 है, तो ये बचा हुआ एंगल 60 डिग्री। तो इसको हटा देंगे सर, अब हमारे समझ में आ गया, आप गलत हो गए। चलो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, ई इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा वैल्यू cos 60, cos 60 वैल्यू 1/2। एरिया रख देना, सर्किल लिखा है, सर्किल के लिए एरिया ए बराबर पाई आर स्क्वायर। मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूं बच्चों, कोई वैल्यू लो फिर उसको सॉल्व करूं, मजा नहीं आएगी, है ना। तो आप समझो कहानी को। चलिए थोड़ा थोड़ा समझ गए, थोड़ा थोड़ा 2D के साथ, थोड़ा थोड़ा 3D के साथ। 2D के साथ बहुत कहानी हो गई, अब दुगुना के साथ खत्म, तिगुना के साथ चालू। चलो बच्चों ये क्या है, देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, तगड़ा वाला एकदम। सर इसी को देख के तो डर लगता है।
चलो आ जाओ। ये क्या है? एक्स एक्सिस। ये क्या है? वाई एक्सिस। ये क्या है? जेड एक्सिस। और इसमें हम रखते हैं एक अपना कोई क्यूब, रख देते हैं, कोई एक क्यूब रख देते हैं। क्यूब क्यूब क्यूब, देखो भाई अभी ट्रिक सिखाई थी कैसे क्यूब बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। देखो ध्यान से, आराम से बनाना है वो क्यूब। क्यूब कैसे बनता है देखो ध्यान से, जादूगर। ये देखो, खचा खचा, किधर क्यूब भी बनाओ, क्यूब बन गया ना क्यूब। अरे पढ़ा रही हो इसलिए बन जाता है। चलो आ जाओ, तुम भी बना लोगे। 3D में मैंने बताया दोस्तों कि जब भी 3D होगा, शुरुआत में देख लो, जब भी 3D होगा आउटवर्ड केवल एरिया वेक्टर रहेगा। तो इसका एरिया वेक्टर किधर? इधर। इस सारे सरफेस का एरिया वेक्टर किधर? सर इधर। इसका एरिया वेक्टर सर इधर। सर इसका एरिया वेक्टर इधर। इस सारे सरफेस के नीचे की तरफ। और दो एरिया वेक्टर और है, एक बाहर, एक कहां पे? एक अंदर। उनके एरिया वेक्टर कैसे होंगे? ऐसे। ठीक है। और इसमें पूरे फील्ड के दौरान जो इंटरसेप्ट जो डायरेक्शन दी गई है वो क्या है? ई नॉट आई कैप। आई कैप मतलब जो भी इंटेंसिटी ऑफ डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? वो इस डायरेक्शन में। चलिए इसको थोड़ा सा 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, और इसको 4 मान लेते हैं, और 5 बाहर की तरफ और 6 अंदर की तरफ। सबके लिए अगर मैं फ्लक्स निकालने की कोशिश करूं बच्चों, तो देखिए अगर मैं φ1 बोलता हूं तो φ1 के लिए क्या होगा? E और A। अगर ये स्क्वायर शीट है, ये वाली स्क्वायर शीट है, तो ऐसे केस में जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा? स्क्वायर शीट का एरिया A स्क्वायर हो जाएगा। और नहीं भी लेके चलना है तो बाद में कर लेंगे, फिलहाल चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। तो चलिए ये आ गया, तो φ1 हो गया यहां से E की वैल्यू क्या है? E नॉट। और A जो दिया है वो E स्क्वायर हो जाएगा यहां से। और किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन। अगर मैं यहीं पे φ2 बच्चों निकालता हूं तो φ2 के लिए क्या वैल्यू आ जाएगी? φ2 उधर है, E इधर है। देखिए E की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और A उस डायरेक्शन में। तो ऐसे कैसे? देखिए फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रहे हैं, E नॉट और A स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए cos 0 आया था क्योंकि सेम डायरेक्शन थी, बट यहाँ पे कितना है? cos 180 आएगा क्योंकि E इधर है और A उधर है। तो ऐसे केस में cos 180 मान कितना हो जाता है? -1। तो φ2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? E नॉट A स्क्वायर। सर φ1 हो गया, φ2 हो गया, अभी और बाकी है 3 और 4। देखिए φ3 और φ4, इनकी अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा बेटा? ये देखो, ये ऊपर है 90, ये इधर, ये इधर, कितना बना? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, कितना बना? 90। ये ऐसे तब भी 90। देखो एरिया वेक्टर इधर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, कितना बनेगा? 90। एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, कितना बनेगा एरिया? 90। जब भी डायरेक्शन 90 बनेगी cos 90 हो जाएगा, और cos 90 मान कितना होता है? 0 होता है। तो दोनों के केस में वैल्यू φ3 φ4 क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और दूसरी चीज क्या है सर? 5 और 6, देखो भाई 5 और बाहर था, ये बाहर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये, तो डायरेक्शन कितना हुआ? 90। और एक वाला अंदर, अंदर साइड फिर ऐसे, कितना हुआ? 90। तो 90 90 उसमें भी हो जाएगा सर। 5 और 5 6, तो ये भी, हाँ ये भी 0। तो ऐसे केस में अगर फाइनेट निकाले, सबको जोड़ा, इस तरीके से सबको जोड़ लिया, φ1 E नॉट A स्क्वायर, φ2 प्लस माइनस माइनस E नॉट A स्क्वायर, बाकी तो 0 है। ठीक है सर, ये भी कट के 0 हो गया। वो माय गॉड, ये क्या हो गया?
देखिए अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्या काम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये ऑन द ओरिजिन पर है, ओरिजिन पर एकदम, और ये केस ही है, कुछ और केस भी यहाँ पे नहीं दिया गया, कुछ एक्स करके नहीं लिखा गया, नॉट एक्स करके, मतलब क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर चार्ज नहीं है। तो ऐसे केस में किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए जो फाई नेट होगा क्या होगा, जीरो होगा, ये भी याद रखो। चलिए अगला केस ले लेते हैं, अगला सवाल, अगला केस, अगला सवाल, 1 करोड़ रुपए के लिए, जो जीता वही से आ जाओ। ये हो गया 1 करोड़ रुपए के लिए सवाल। चलिए एक्स वाई, ये हो गई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, बच्चों क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। हमारा क्या है, E इक्वल टू E नॉट आई कैप, आई कैप मतलब कि एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए इसमें हमने एक रख दिया बेढ़ा, है ना, हॉरिजॉन्टल, क्या रख दिया हमने, एक हॉरिजॉन्टल जो है वो एक क्या रख दिया, सिलेंडर रख दिया ऐसे, ये सिलेंडर का पार्ट हो गया, ये इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई, ये सब क्या हो गया, रेडियस आर हो गई। अब देखिए इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ऐसे होगा, चाहे इधर देखें, और इसका एरिया वेक्टर बच्चों इधर, और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर। इसको अगर हम 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 एक सेक्शन मान लें, देखिए 5 क्या आ जाएगा, फिर से वही ई है तो क्या हो जाएगा, ई नॉट, ये सर्कुलर है तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस 0, पहले इस वाले केस के लिए, और कॉस 0 मान क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो 5 2 इक्वल टू निकालेंगे तो 180 हो जाएगा, ऐसे केस में क्या आ जाएगा, ई नॉट पाई आर स्क्वायर, और ये है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में कहानी क्या मिलेगी आपको, भाई इसमें एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल ही 90 है, तो क्या हो जाएगा, उस केस में भी 0 हो जाएगा। और ऐसे केस में फिर से अगर हम इसका फाइनेट निकाले तो फाइनेट क्या आ जाएगा, ऐसे केस में फाइनेट निकालेंगे तो 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 टोटल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, देख लो। चलो सर किसमें 0 नहीं होगा, चलिए वो भी केस लेके आते जिसमें 0 नहीं होगा। चलो आ जाओ लास्ट क्वेश्चन जिसमें 0 ना हो सर वो वाला लेके आओ, अब पक गए हम लोग, आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल। चलो थोड़ा सा डिजाइन बना देते हैं, डिजाइन, ये सर ये रेड पेन था क्या सर, पहले नहीं दिखाया, एक्स वाई, ये इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इक्वल टू ई नॉट, और क्या फॉर्मूला है जो मेरे पास सूत्र लिखा हुआ है, जो सवाल थोड़ी याद करके सवाल लिख के रखते हैं ना, याद कहाँ कर लेंगे इतना ज्यादा। तो सवाल जो बच्चों है हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको भी आप समझिएगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चन है हमारे पास। सर ये क्या है, ये फिर से वही जो पीछे हम लोग छोड़ आए थे वही फिर से आ गया। अब देखिए क्या इसकी जो डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ए है, एरिया जो इसको हम लोग देखेंगे हम लोग कितना है, वो ए है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो ए है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये भी डिस्टेंस ए है, तो यहां से यहां तक की जो एक्स की जो डिस्टेंस हो जाएगी, कहां से इस पॉइंट तक, वो क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी। ठीक है, ध्यान समझिएगा इसको। अब फिर से एक सरफेस हमारा ये है बेटा, फिर से एक सरफेस नीचे वाला ये वाला है, एक सरफेस आउटवर्ड है, एक सरफेस ये है, फटाफट।
अब देखिएगा बाकी दो बाहर, एक बाहर एक अंदर, टोटल कितना फेस हो गया? 6। ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया 2, ये हो गया 3 और ये 4। तो पहले तो ये बात हम डायरेक्टली बता देते हैं कि 5 1 नहीं लेते, लिखते हैं 5 जो है ये 5 3 ऊपर की तरफ है, 5 3 5 4 ये क्या हो जाएंगे, और दूसरा 5 जो 5 बाहर की तरफ है और 5 6 ये सब क्या हो जाएंगे 0 ही रहेंगे। मेन मुद्दा क्या है 1 और 2 का है। मेन मुद्दा किसका है 1 और 2 का है। चलिए इसमें आते हैं। फॉर्मूला जो लिखा है वो ये लिखा हुआ है, क्या मुद्दा है इसमें। चलिए तो अगर हम 5 1 निकालने बैठे तो 5 1 क्या आ जाएगा ई नॉट एक्स, देखो ई की वैल्यू क्या दिया है ई नॉट एक्स ए दिया गया है आपको ये। तो ई नॉट जो x की वैल्यू है यहां से यहां तक वो कितनी है हो जाएगी, देखो a इतना है और a ये, तो टोटल इस स्लाइड तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी वो 2a हो जाएगी। तो यहां इसको मिल दिया 2a, ठीक है। ये हो गया e और अब a लिखना है, तो a कितना है इस स्लाइड का एरिया वो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो एंगल कितना हो जाएगा cos, भाई एरिया वेक्टर इधर ही तो है, ई भी उधर ही है, ई भी आपका इधर ही है, तो एंगल कितना रहेगा ऐसे कितना, तो cos 0 मान कितना हो जाएगा 1। तो ऐसे कैसे 5 1 इक्वल टू ई नॉट 2a क्यू। ओके चलो आ जाओ। थोड़ा और इसको लिखना चाहो तो ये क्या हो जाएगा 2 ई नॉट a क्यू। अगर मैं 5 2 की बात करता हूं तो 5 2 अगर निकालते हैं बच्चों तो ये 5 2 ये वाली स्लाइड, बाकी सब तो 0 ही हो जाएगी। रीजन बता चुके हैं 50 बार, क्या मतलब ये इधर आ गया, इधर इसका एरिया वेक्टर कितना होगा इधर, इस साइड इसका क्या हो जाएगा एरिया वेक्टर। काहे सो रहे जाग जाओ, और लेक्चर लंबा है क्या हुआ, कहां से क्लियर होना चाहिए, कभी कभी तो पढ़ते हो तुम लोग, पढ़ लो। ई उधर है ए उधर है, थीटा कितना आ जाएगा 180 डिग्री। 5 2 ये क्या हो गया ई नॉट ये देखो दिया है, बाकी एक सब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो कितनी है वो a है, और जो एरिया वो सर a स्क्वायर है स्लाइड का, और cos सर cos 180 है, क्योंकि a इधर है एंगल 180 डिग्री। तो 5 2 इक्वल ई नॉट a क्यूब। तो लेकिन किसका आएगा बच्चों इस बार माइनस का। सर तो फिर फाइनेट निकालेंगे तो फाइनेट जो हम लिखेंगे तो 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस 5 4 प्लस 5 5 सब 0 जो बचा बस उसको लिखो। 5 1 कितना था 5 1 आया था 2 ई नॉट ए क्यूब। 5 2 कितना आया था माइनस ई नॉट ए क्यूब, तो कितना आ गया ई नॉट ए क्यूब। देखो इस बार क्लोज्ड के लिए क्या आया 0 नहीं आया, समथिंग कुछ आ गया ना, आ गया ना कुछ, क्या 0 आया इस बार नहीं आया। क्यों मैंने कहा था, क्या कहा था सर, सरफेस क्लोज्ड लूप होना चाहिए, 3D होना चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, क्लोज्ड लूप होना चाहिए। क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? बिल्कुल नहीं। जाने की डायरेक्शन सेम है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कुछ और है, यहां की कुछ डिस्टेंस और है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है यहां से इस पॉइंट तक वेरी करती जा रही है। ऐसे केस में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेरी हो रही है पॉइंट टू पॉइंट, ऐसे केस में 0 नहीं होगा। एक ही पॉइंट ओरिजिन पर अगर देख रहा है, फॉर्मूला भी आप देखिए कि x की डायरेक्शन में वेरी है, बढ़ रहा है, x के डायरेक्शन के बढ़ने के साथ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बढ़ रही है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट टू पॉइंट वेरी हो रही है, तब चेंज हो रही है। तो ऐसे केस में अंदर चार्ज नहीं है तो क्या हुआ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरिएबल है, यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए फाइनेट 0 नहीं आया। चलो बच्चों
सही रे, आप तो गाउसला पढ़ाने आए थे, न जाने क्या क्या पढ़ा दिए। चलो खत्म हो गई दुनिया, खत्म हो, मान गया तुम्हारी बात। बस 5-10 मिनट की बात और इसके बाद इसके काम खत्म। चलिए बोला क्या आता है गौसला, क्या गौसला है, सीखते हैं गौसला। और अगला थोड़ी सी कहानी गौसला के बता के लेक्चर लंबा न बने, बस इसको पिन करेंगे, फिर आगे गौसला को फिर आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग प्रोसीड कर देंगे आगे। क्या कहानी, तो मान लेते हैं कि ये क्या है, लूप है। ये इस तरह से अगर छोटा सा सेक्शन लेते हैं तो इसका एरिया वेक्टर कैसा आएगा, ऐसे आएगा। यहाँ छोटा सेक्शन लेते हैं तो इसका एरिया वेक्टर कैसे आएगा, ऐसे आएगा। सबका एरिया वेक्टर छोटे छोटे पॉइंट के लिए एरिया वेक्टर कैसा आएगा, ऐसे ही आएगा। सब प्रत्येक पॉइंट के लिए जो एरिया वेक्टर आएगा वो क्या होता है, उसके सेंटर की ओर होता है। जो भी आप एरिया वेक्टर लेंगे, छोटा 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 जो भी आप एरिया वेक्टर लेंगे, इसका ऐसे छोटे छोटे एरिया वेक्टर लेते जाएंगे तो सब किससे होके जाएंगे, छोटे छोटे एरिया वेक्टर, छोटे छोटे। अच्छा, छोटे छोटे एरिया वेक्टर है तो उनके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीए लिख सकते हैं। और छोटे छोटे एरिया वेक्टर लेके इसका पूरा एरिया हम लोग निकाल लेंगे और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, आर। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, गॉस लॉ के विषय में। नहीं जानते, जान लेंगे एरिया वेक्टर। और जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने बताई थी वो रेडियल होती है, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ, जिधर आप रेडियस ले रहे हैं उसी डायरेक्शन, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस पॉइंट पर भी ये होगी। लाल सर्कल कलरफुल दुनिया, कलरफुल दुनिया में आ गए। इधर होगी, इसमें भी इधर होगा, इसमें भी आपका ई किधर होगा, आपका इधर होगा, मतलब रेडियल इसकी डायरेक्शन इस तरीके से, जिधर आपकी रेडियस है इन द सेम डायरेक्शन उसी के अलॉन्ग, तो इधर भी आपका ई सेम टू सेम ऐसे, जिधर आपका एरिया वेक्टर उसी डायरेक्शन में आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से सर अब कुछ मुझे देख के बढ़िया लग रहा है। क्या कॉन्सेप्ट था उसका, थोड़ा सा डी फाई बराबर, देखो थोड़ा सा ये खत्म हो गई है, इतना पढ़ा डाला तुम लोगों को। तो देखो डी फाई क्या होता है, ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए क्या होता है, हम भूल गए, कोई बात नहीं। वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, डिफाइन करते हैं, फिर क्या आता है, कॉस थीटा आता है। सर कॉस थीटा कॉस जीरो हो जाएगा, तो सब क्या आ जाएगा, ई डी ए आ जाएगा। और ऐसे ही डिफाई बहुत सारे ई डी ए करते जाएंगे। बात लॉजिक समझिएगा मेरी बात को, करते जाएंगे, न जाने कितने डीए आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, तो ऐसे के लिए हमें क्या करना होगा, पूरे छोटे छोटे निकाल के जोड़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो हथियार है अपने पास एक इंटीग्रेशन का। टोटल अगर फ्लक्स किसका निकालना है तो क्या कर देंगे, डिफाई का कर देंगे इंटीग्रेशन। क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ई डी ए। ए कांस्टेंट वैल्यू है, ए को बाहर करेंगे, डी ए को लेके आएंगे अंदर। और ऐसे केस में डी ए क्या होगा, देखिए ये क्या है, ये पूरा जिसको बोलते हैं हम लोग सर्किल तो बनाया हुआ है, सर्किल के साथ साथ ये डी ए जो एरिया इसका हम लोग लेने वाले हैं, ये एरिया क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। सर्किल है ना, ये पूरा गोला है ना, गोला, तो गोला के लिए 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू। चार्ज अगर मान लो अंदर क्या है, क्यू आर स्क्वायर। और ये क्या है सर, डी ए। आर क्या है, कैपिटल आर है, तार मान लो। डी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर थे, आर स्क्वायर क्या आ गया, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मतलब यहाँ पे जो हमने माना था वो क्या था, सेंटर में चार्ज, सेंटर के चार्ज के अराउंड क्या माना, ये हमारा एक हो गया इस समय। अब इसको क्या बोलते हैं, पहले नाम नहीं लिखा था हमने, इसको बोलते हैं गॉसियन लूप। ठीक है, और गॉसियन लूप लिया, उसके अकॉर्डिंग रेडियल जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे और एरिया वेक्टर वो बताया आपको।
और ये आ गया फार्मूला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या फॉर्मूला आया? हाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? और ये भी जो एप्सिलॉन क्यों है, ये क्या है? इनसाइड, यानी लूप के इनसाइड जितना चार्ज होगा वह चार्ज कितने किसी बनने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितने होगा? 1/ε टाइम होगा। कोई एक लूप है उसके लिए जो भी फ्लक्स बनेगा वो कितना बनेगा? एक क्लोज लूप के लिए अगर एक क्लोज लूप के अंदर कई सारे चार्ज रखे हुए हैं तो सबका नेट चार्ज प्लस में माइनस में जैसे भी सबको जोड़ लीजिए, उसके बाद उसका जो चार्ज बनेगा इनसाइड चार्ज लूप के, ये क्या है? इसका मतलब होता है चार्ज इनसाइड द लूप। लूप के अंदर जो चार्ज है उसका आप सिग्मा करिए और वह चार्ज जो है वो 1/ε टाइम होगा किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए। यही डेफिनेशन किसकी है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। और यही है हमारा गाउस लॉ। इसी के बाद इसके आगे जो लेक्चर होगा, आगे की जो बात होगी वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। समय ज्यादा होगा, लेक्चर थोड़ा लंबा बन गया, लेकिन शुरुआत से हमने आपको क्या बताया बच्चों कि एरिया वेक्टर क्या होता है उसकी सारी कहानी हमने बताई। धीरे धीरे तुमको फ्लक्स में लेके आए, फ्लक्स की सारी कहानी बताई। फ्लक्स के बाद धीरे से चुपके से आपको पता भी नहीं चला हम लोग गाउस लॉ पे आ गए। चार्ज इसलिए पहले नहीं लिखा, पहले आपको एरिया वेक्टर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। चार्ज था तो छूट गया था मालूम, तो चार्ज उसके जैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अबे, और उससे हम लोगों ने निकाला गाउस लॉ का एक फॉर्मूला क्यों अपॉन एप्सिलॉन। तो डटवाया नहीं है, कई बार क्वेश्चन में आ जाएगा कि प्रूफ करिए, तो यही प्रूफ करना है। और रूल क्या होता है? तो डायरेक्ट डिफिनेशन लिखिए, फॉर्मूला लिखिए। और अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज और बात कर लेते हैं, अगर यूनिट की बात हो जाए तो ई डी ए, तो ई क्या होता है? ई की यूनिट क्या निकालेंगे? तो ई की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, N/Q। ठीक है। और एरिया वेक्टर क्या हो गई? एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये किसकी? फाई की यूनिट होती है। चलिए तो सब निकाल लेते, तुम लोग तो हाथ तक नहीं, मैंने हाथ तक हो गया। ठीक है, मिलते बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।